छठा था अपना शुरू करिए। ठीक है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, कश्मीर व्यूज प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सरफराज तराबी। आज का हमारा जो मौजू है वो बिलखुसूस हमारे आज़ाद कश्मीर में 4G की जो सर्विस है और मोबाइल कंपनियों की नाकस सर्विस के हवाले से हम बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है हमारे पहले जो गेस्ट हैं इकराम साहब हैं शारजा से, जो चिनार विंग के बड़े मुतर्रक रहनुमा है, और इन्होंने कोरोना वायरस के बायस जो हमारे यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी जो मुश्किलात का शिकार थी, उनकी मुश्किलात के हल के लिए इन्होंने बड़ी तकदो की है। लोगों को कौंसल खाने तक रसाई और इसी तरह उनके खाने पीने का इंतज़ाम और टिकट वगैरह के अखराजात के हवाले से। तो चिनार विंग में इनकी बड़ी खिदमत है। तो ये बेसिकली खुद भी यहाँ पे एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक है, और इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके हवाले से भी इनसे मैं बात करूंगा। तो मैं अपने दूसरे मेहमानों का आपसे तारफ करवाता चलूं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मस्कत ओमान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक अदर साहब के कोऑर्डिनेटर ओवरसीज, जो गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक नौजवान शख्सियत को ओमान से कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया। तो कामरान भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो हमारे तीसरे मेहमान हैं सऊदी अरब से PMLN आज़ाद कश्मीर के मरकजी उम्मीदवार मरकजी रहनुमा हैं सरदार शोएब साहब। मैं अपने तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इकराम भाई से पूछूंगा और उनसे ये सवाल करूंगा कि बिलखुसूस जो हमारे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मोबाइल कंपनियों का जो सिलसिला चल रहा है और अवाम को लूट मार का एक बाजार गर्म है। यानी आप खुद जानते हैं, यहाँ से आप भी दियारे गैर से आप भी घरों में काले वगैरह करते हैं, दोस्तों से बातचीत होती है। तो आप इस हवाले से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वहाँ की जो हमारी इंटरनेट सर्विस है वो यानी इंतहाई नाकस है। अ, इस हवाले से इकराम भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे? जी इकराम भाई, अपना माइक ऑन म्यूट कर दें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने ये बड़ा एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया आज के लिए। इस वक्त चूंकि पूरी दुनिया ही ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है और इंटरनेट की अहमियत तो जिंदगी के हर शोबे में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसको जब हम लिंक करते हैं इंटरनेट को आज़ाद कश्मीर से, तो वहां पे इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर की चूंकि जोग्राफियाई जो मैग्नीट्यूड वो इस तरह का है कि वहां पे जो कंपनीज को एकदम से आप ब्लेम नहीं कर सकते, इस वजह से कि वहां पे उनको बहुत ही एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माउंटेन और प्लेन्स पे मुश्तमिल आज़ाद कश्मीर का जो खिता है उसमें आप कुछ 1 से 2% तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे सकते हैं, इस लिहाज से कि चूंकि वहां पे मैग्नीट्यूड और चूंकि सर्विस कवरेज के लिए बहुत ही ज्यादा है, उनको अपने बोस्टर्स और जो एंटीनास वगैरह हैं इनको ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ चूंकि एक दूसरा फैक्टर जो है हमारी इंटरनेट से जो लिंक्ड कम्युनिटी है उसकी अवेयरनेस का भी बड़ा इशू है। क्योंकि जब तक लोगों को, आपने एक वो मुहावरा सुना होगा कि आपको जब तक आपने यू नेवर टेस्ट अ बैड एप्पल, अगर आपको कभी बुरे सेब का जायका नहीं चखा तो आपको अच्छे सेब के जायके का पता नहीं चलेगा। हमारे लोगों को चूंकि जो इंटरनेट की स्पीड है या फिर उसकी जो जो काम करने का मेयार है उसकी अवेयरनेस की भी कमी है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी मौजूदा टाइम में तमाम एजुकेशन सेक्टर्स ने क्लासेस जो जो पाकिस्तानी बेस्ड स्टूडेंट हैं, जो कश्मीरी स्टूडेंट पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको अब ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कर दी है। लेकिन
क्योंकि आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा बहुत इसको सब्सिडाइज या फैसिलिटेट करते, या कि कंपनियों को थोड़ा फोर्स करते कि वो इसको इम्प्रूव करते, कुछ पोस्टर लगवाते, क्योंकि हम कंपनी के पास मुतबादल नहीं है, हमारे जो लोग हैं उनके पास मुतबादल नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स इस पे लोगों को फैसिलिटेट नहीं करती तो फिर लोग मजबूर हैं फिर उन्हीं कंपनियों के पास जो अवाम को, चूंकि अवाम के पास मुकम्मल अवेयरनेस नहीं है। अब कंपनी जो चार्ज करेगी वो लोग स्टूडेंट्स पेमेंट के हवाले से पैसे अपने उनके जाया, मतलब बहुत सारे लोगों स्टूडेंट्स को अवेयरनेस की भी कमी है, स्किल्स भी नहीं है, चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता आईटी को। आजाद कश्मीर में चंद ही कुछ इदारे होंगे जो आईटी बेस्ड हैं, बाकी तमाम इदारे ऐसे हैं जो मैनुअल एजुकेशन और या थ्योरेटिकल एजुकेशन बेस्ड है। ये एक बड़ी रीजन है जिसका फायदा कौन उठा रहा है? जिसका फायदा कंपनीज उठाती हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर हम लोगों ने सर्विस अच्छी ना भी दी फिर भी लोग, चूंकि अगर उन्होंने ये 4G 3G और उस 30 GB 20 GB डाटा लिया भी है, अगर उनको सर्विस सही नहीं भी है तो फिर वो मतलब उस तरह का या तो उनके पास चॉइसेस लिमिटेड चॉइसेस हैं, क्योंकि वो स्वैप भी नहीं कर सकते, कंपनी स्वैप भी नहीं कर सकते। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको वो ये आ रही है कंपनीज को कि लोगों के पास चूंकि और कोई अल्टरनेटिव सोर्स ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी, और जिससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स में बहुत मुश्किल आते हैं। मैं चूंकि खुद मेरी बेटी क्लासेस लेती है और उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो उसको गांव से बाग आना पड़ता है और बाग में भी एंटीना लगाने के बावजूद उसकी क्लासेस, चूंकि वो एक तो स्किल्ड ही नहीं है, स्टूडेंट्स स्किल्ड ही नहीं है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करती है। अच्छा इकराम साहब, आपको भी पता होगा और हमारे नाजरीन को भी पता है कि जब शुरू में हमारे बिलखुसूस आजाद कश्मीर में 4G का आगाज किया गया तो उस टाइम जोंग की जो सर्विस थी वो बहुत इनस्पीडेबल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन कंपनियों ने अपना ग्राफ गिराना शुरू किया। इसकी क्या वजूहत है? देखें, इसकी भी फिर दो वजह। एक वजह तो ये थी कि जब शुरू में उन्होंने शुरू किया तो उस वक्त उनके यूजर कम थे और लोगों को, चूंकि यूजर कम होने की वजह से जो उनके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो इजीली लोगों तक थी। अब चूंकि नेटवर्क वही है, यूजर बहुत बढ़ गए हैं, तो कंपनियों ने उसमें देखें, टेक्नोलॉजी जैसे आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली चेंज होती है, हर रोज आपको इसको अपडेट करना पड़ता है। जो पोस्टर जो चीजें उन्होंने लगाई हैं आज से 4 साल 5 साल पहले वो अपडेटेड है, उन पे उनको सर्विसेज नहीं की, उन्होंने सर्विंग ना करने की वजह से उनको अपग्रेड नहीं किया। और चूंकि यूजर बढ़ते जा रहे हैं, आजाद कश्मीर में इंटरनेट यूजर आप अंदाजा लगाएं कि कुछ बहुत ही हाई क्या कहते हैं परसेंटेज से बढ़े हैं। तो जब यूजर बढ़ गए इतने ज्यादा और कंपनीज ने ये किया कि चूंकि वो मोनोपोली कायम कर दी थी कंपनीज ने, जिसकी वजह से अब लोगों के पास, चूंकि देखें क्या चीज जिस चीज की कमी है, चूंकि गवर्नमेंट सतह से ये होना चाहिए था कि इनके ऊपर कोई ऑडिट या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई इनको फाइन्स होना चाहिए, चूंकि आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। अच्छा इकराम साहब, आपको पता है कि जो हमारी कौमी असेंबली है इसमें एक स्पेशल सीट जो है तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की है, तो वो क्यों नहीं इन कंपनियों को फोर्स वगैरह कर रहे, या फिर वो अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना चाह रहे, या फिर इसकी क्या वजूहत हो सकती है? क्योंकि अवाम के तो वही नुमाइंदे हैं, वो मैंडेट लेके असेंबलियों में गए हुए हैं, वो वहां पे उनको ये बात करनी चाहिए। यानी आपको खुद पता है कि यहाँ से जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, बिलखुसूस हमारे यहाँ से जब घरों में कॉलें करते हैं तो यानी बिल्कुल कॉल लगती नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी मुश्किलात का शिकार है लोग। इस वक्त दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन चुका है, यानी डिजिटल सिस्टम है हर जगह पे, हर मुल्क में, लेकिन आजाद कश्मीर इस वक्त तक भी पसमंदा है। इसको पसमंदा रखने की क्या वजूहत है, या फिर इसको जानबूझकर पसमंदा रखा जा रहा है? देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग हमारे हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं उनकी सेल्फ लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन या टेक्नोलॉजी की उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो आप मैं और आप जानते हैं कि वो चूंकि हमारा आजाद कश्मीर में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ये तो शामिल ही नहीं है।
ये बहुत यानी बदकिस्मती की इंतहा है कि हम लोग, चूंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम हमारे एजुकेशन में वो चीजें शामिल ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि लोगों की प्रायोरिटीज ही नहीं है ये, मतलब लोगों की प्रायोरिटीज बिल्कुल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो डिफिकल्टीज हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मतलब टेक्नोलॉजी। ये तो चूंकि चूंकि ये चीजें लोगों में अवेयरनेस, अब अवाम में, कम्युनिटी में अवेयरनेस की कमी है। और इस अवेयरनेस की कमी का फायदा उठाते हैं कौन? जो लोग हाईएस्ट रैंक्स में बैठे हुए हैं, वो इस वजह से उठाते हैं क्योंकि वो उनको जरूरत ही नहीं है। मतलब जो 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 मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे बाकी हाई ऑफिशियल्स लोग हैं, उनको कॉल का तो इश्यू नहीं होता। वो चूंकि या तो इस्लामाबाद से आके कॉल कर लेंगे या उनके पास बैलेंस इतना होता है कि वो जो रूटीन से, लेकिन जो सफर करने वाली कम्युनिटी है उसको, उसके लिए चूंकि कम्युनिटी में अवेयरनेस होती है, अगर अवेयरनेस होती तो लोग देखें प्रोटेस्ट करते। मतलब सिंगल स्टूडेंट या 10% 5% स्टूडेंट भी ने का उस तरह का प्रोटेस्ट हुआ नहीं। हाँ, जो मतलब इंडिविजुअल है, जैसे मेरे घर की है, आपके घर की है, 2-4 और लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, कंपनीज उनको खासा उनका देखना, उनको उनका एहतसाल कर रही हैं। लेकिन चूंकि आजाद कश्मीर में जो हमारी नुमाइंदे हैं, उनका भी बेसिकली टेक्नोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो कम्युनिकेशंस है, इन दोनों पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 4-5 सालों में पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप तो वो बिल्कुल कुछ नहीं दी, कोई सब्सिडीज नहीं दी, कोई अपग्रेड नहीं किया। मतलब अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि आप वक्त के साथ हर साल उसका रिव्यू होना चाहिए। तो जो कुछ 10 साल पहले था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से ये है कि मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जो कम्युनिटी से भी कि वो आवाज अपनी बुलंद करें कि उनको, जो गवर्नमेंट वाले हैं उनको भी कि आप एटलीस्ट कुछ ऑडिट सेट करें ताकि कंपनीज लोगों की मिसाइल, वो अपने जो उनके बोस्टर्स है उनको उनमें इजाफा करें, मजीद बोस्टर लगाएं, एंटीनाज लगाएं। चूंकि जोग्राफिया लोकेशन आजाद कश्मीर की ऐसी है कि वहां पे आप एक बोस्टर से, अगर प्लेन एरिया हो तो चंद बोस्टर से काम चल सकता है, लेकिन बाज जगह ऐसी हैं चूंकि जोग्राफिया लोकेशन आजाद कश्मीर की ऐसी है कि अच्छा इकराम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। तो मैं सरदार शोएब साहब जो पीएमएलएन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सऊदी अरब से, और ये हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मैं इनसे भी यही जानना चाहूंगा कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो हमारे ओवरसीज कश्मीरी हैं, बिलखसूस जब हम कॉलें करते हैं तो किसी साइड पर हमारा नंबर ही नहीं लगता, यानी 4G के सिग्नल नहीं है। और इसी तरह टेलीनार को आप देखेंगे, टेलीनार का तो वहां से कॉल मिलाते हैं तो उसका उस पे भी बात नहीं होती। तो इस हवाले से मैं सरदार शोएब साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की, 4 साल कबल उन्होंने ये कश्मीरी अवाम से, जो उनके वोटर सपोर्टर है, उनसे ये वादा किया था कि ये जो मोबाइल का निज़ाम है, ये 4G का सिस्टम है, इंटरनेट स्पीड है, इसको हम इंशाल्लाह 5 साल के अंदर अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो शोएब साहब जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राजा सरफराज साहब। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कश्मीर व्यूज़ का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। तमाम प्रोग्राम के जितने भी हमारे बाकी दोस्त हैं, इकराम साहब शारजा से हैं और कामरान साहब ओमान से, मैं आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक बात है राय साहब के जो इशू है कि हमारे जो जिसका यहाँ पे, जिसके हवाले से हम यहाँ बैठे हुए हैं, बेसिकली ये सब्जेक्ट वफाक का सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जो हमारी हुकूमत है, वहाँ पे जो उसकी एक आइनी हदूद है और उसकी जो एक आइनी दायराकार है, उसमें उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसको इस पे कोई खुद किरदार अदा करे अनटिल के उसको वफाक से, फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से उसको कोई सपोर्ट और उसको वहाँ पे उसकी मुकम्मल जो है वहाँ से कोई सपोर्ट हासिल ना हो। यकीनन ये एक इंतहाई दरीना मसला है, और ये मसला मैं ये समझता हूँ कि आज के वक्त के अंदर जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है,
ये हमारे लिए बड़ी ही इंतहाई परेशानी वाली बात है कि आज के वक्त के अंदर हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जी कि हमारे पास 4G सर्विस नहीं है या 4G सर्विस फैसिलिटी नहीं है और फैसिलिटी है तो उसकी जो उसकी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी और म्यार है वो नहीं है। तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर, खास तौर पे कश्मीर जो एक पाकिस्तान की दिफाई लाइन भी है, जो समझते हैं हम कि पाकिस्तान के, और उस दिफाई लाइन में अगर कम्युनिकेशन के ये हालात हैं तो ये एक लम्हे फिक्री है और हम सबको बिलखुसूस पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को इस पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं यकीनन इस आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि आपकी जो आवाज़ को इंशाल्लाह मैं अपनी लीडरशिप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं उसको सिर्फ कश्मीर की क़यादत तक नहीं, बल्कि मैं इस आवाज़ को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हम इस मसले को उजागर करेंगे, हम इसको कौमी असम्बली के अंदर जो है अपोजिशन लीडर तक हम इस मसले को पहुंचाएंगे कि वहाँ पे इस आवाज़ को उजागर करें, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पंजाब असम्बली से भी हमारी आवाज़ जो है ये बन के उभरे, और यकीनन हम इसमें अपना किरदार एज जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमें अदा करना चाहिए हम उसमें ज़रूर अदा करेंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर ये कोई इस तरह की आज के वक्त के अंदर ये कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि जिसके लिए खुदा न खास्ता कोई मतलब कि बड़ा कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है और वहाँ के अंदर एक आज के वक्त के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है जी कि ये कोई तो बात मतलब अगर विल हो तो ये मसला हल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को इसमें अपनी विल शो करनी पड़ेगी और उनको इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि कश्मीर में, खित्ते कश्मीर में रहने वाले जो वहाँ पे जो लोग हैं उनका ये मसला है, और ये मसला उसको वो अपना मसला समझेंगे तो यकीनन, क्योंकि इस मसले के साथ आज के वक्त के अंदर हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, उनका हर जोर है, और जितने भी कम्युनिकेशन के जितने भी हमारे इशूज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वहाँ ओवरसीज़ कश्मीरी या जहाँ वो कश्मीर वहाँ पे रहने वाले, ये सब लोग इसका, हम यहाँ से मतलब हमारी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमें प्रॉब्लम का शिकार होता है। हम उस तरीके के साथ अपने जितने भी अहबाब हैं उनके साथ हम वहाँ पे नहीं राब्ते में आ सकते उस तरीके से। राब्ते से हट के जो अहम बात है, जो नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो तालीम का हो रहा है। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितनी भी स्टडी है, जितनी भी तालीम है, वो सारी उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, और इसमें ज़रूरत यह है कि इसकी अच्छी सर्विस हो ताकि बच्चे अपनी क्लासेस ले सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक हमारे लिए यकीनन ये बड़ा आपने वक्त का तकाजा है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके अंदर हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो किरदार है इंशाअल्लाह वो अपने भरपूर किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मैं वफाक के चैप्टर का पाकिस्तान मुस्लिम लीग मदर लीग का मैं हिस्सा हूँ, तो मैं यकीनन अपने जो मेरी यहाँ हमारे ऑफिस है उसके ज़रिए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन जब भी सेनेट का होगा और कौमी असम्बली का होगा वहाँ पे ये आवाज़ इंशाअल्लाह आपकी, हमारी खित्ता कश्मीर की आवाज़ वहाँ पे जाएगी और हम इसको उजागर करेंगे और हम इस कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी इसका कोई मुमकिन जो हम इसको उनको एहसास दिला सकें कि ये मसला जो है ये एक बड़ा अहम मसला है और इस मसले का हल हमें जितने भी जल्द मुमकिन हो सके हम उसके ढूंढ सकें। थैंक यू। अच्छा सरदार शोएब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। तो हमारे जो तीसरे मेहमान हैं मस्कत ओमान से कामरान चुगताई साहब, जो हाल ही में एक हफ्ता कबल जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कोऑर्डिनेटर नामजद हुए हैं ओमान से, तो मेरा इनसे भी यही सवाल है, चूंकि हमारे प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो भी इसी हवाले से है कि जो आज़ाद कश्मीर में नाकस सर्विस और जो मोबाइल कंपनियों की लूट मार है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सरफराज तरावी साहब आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, मोहतरम सरदार शोएब साहब, मोहतरम इकराम साहब और राजा फ़रख मुमताज़ साहब, मैं इन तमाम मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम राजा सरफराज तरावी साहब, प्रोग्राम के आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं आज के जो दिन है 10 जुलाई, आज से 5 साल कबल आज़ाद कश्मीर के एक अजीम मुजाहिद, तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक नामवर हीरो सरदार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान की आज 5वीं बरसी बनाई जा रही है। तो आज के दिन के वसादत से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सरदार अब्दुल कयूम खान को करवट जनन नसीब फरमाए।
उनकी बड़ी खिदमत हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। तो मोहतरम सरफराज त्राबी साहब, जैसा कि मेरे बड़े भाई मोहतरम सरदार शोएब साहब ने बरमला जिक्र किया और तफसील से आपके सामने रखा, मैं भी आपसे यही गुजारिश करता चलूँ कि सबसे पहले तो हमारी जब आज़ाद कश्मीर के अंदर 2016 में आई तो हमारा मंशूर था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक कैदर साहब और बाकी लोगों ने इस पे बिल्कुल गुफ्तगू की कि हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट जो सर्विस है इसको अच्छी तरीके से बहाल किया जाए। तो मैं आपको सरफराज त्राबी साहब आपकी याद देने के लिए अर्ज करता चलूँ कि 2016 से कबल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो छोटी मोटी 4G की सर्विस जो कुछ ना कुछ आ रही है ये भी नहीं थी। तो जब हमारी हुकूमत आई तो आते ही थोड़े अरसे के बाद इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर वफाक में पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वफाक के अंदर, तो इन्होंने टेस्टिंग के लिए जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर 4G सर्विस का आगाज़ किया। तो वो 2-4 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें वो जो जैसे इकराम भाई ने गुजारिश की कि ये कोई एक दो दिन का या 2-4-10 दिन का काम नहीं है, इसमें प्रोसेस होता है, वो इंटरनेट फिक्स करना पड़ते हैं, जो भी उनके टेक्निकल वो जो करते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसके बाद 2-4-6 महीने का टेस्टिंग मोमेंट हुआ। सर्विस जब चलना शुरू हुई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से जो हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब को नाइल करके निकाल दिया गया, क्राइसिस हो गए। तो उन्होंने इस गोल मोल करके तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 4G और इंटरनेट की सर्विस थी उसको नहीं आने दिया। तो उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई तो उन्होंने तो और ही बहुत से मामलात को जो है वो उनका बड़ा गर्क करके डाला हुआ है, तो 4G की तरफ कश्मीरियों की तरफ कौन देखता है। तो इसके साथ साथ सरफराज त्राबी साहब जो 4G इंटरनेट की सर्विस है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और उससे आगे की मुंतजिर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें फ़ोन कॉल करने के लिए भी, हम जब घरों में बात करते हैं ओवरसीज स्पेशली, तो हमें वो हमारे जो अजीज हैं वो घर फोन बात करने के लिए घरों से बाहर आना पड़ता है, वहां पे भी एक सिग्नल आता है एक सिग्नल जाता है। तो इंटरनेट की सर्विस तो मुश्किल है। देखें जी, अगर सरफराज त्राबी साहब अगर हम इस वक्त दुनिया की तरफ देखें तो अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 4G सर्विस इंटरनेट की अच्छी और 5G अभी आने वाली है उसके ऊपर काम किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया, जैसे आपने भी फरमाया कि ग्लोबल विलेज बन सकती है और एक मतलब ऑनलाइन जो की तरफ जा सकती है। वहाँ लोग घरों में बैठ के जो है वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सी बिलिंग कंपनियां खोल सकती हैं, कॉल सेंटर खोल सकते हैं, ऑनलाइन जो टेक्स सर्विस हैं, ऑनलाइन फूड सिस्टम है जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। तो आज़ाद कश्मीर के लोग भी इससे मुस्तफिद हो सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें, जैसे सरदार शोएब साहब ने कहा जी कि हमें बुरी तरीके से जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों को स्पेशली इसके अच्छा कामरान साहब हमने आप अच्छा कामरान साहब आप ओवरसीज कश्मीरियों के नुमाइंदा भी है हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के, और आप इस वक्त कश्मीरियों के सफीर भी हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो गई और हमारी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान में पीटीआई की है, तो इस हवाले से 4G में जो मुश्किलात आ रही है, तो इस हवाले से तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हमारा जो बजट है वो हमें वफाकी गवर्नमेंट वहां से देती है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट है वो उस बजट में इसको नहीं शामिल करवा सकती? बिल्कुल। देखें, मैं आपको सरफराज त्राबी साहब बताता चलूं कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं मुश्ताक मनाज साहब, इन्होंने भी चंद रोज कबल ट्वीट भी किया और उन्होंने इस पर आवाज़ भी उठाई कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों इससे दूर जा रहा है। तो ये आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी, जैसे सरदार शोएब साहब ने भी बयान किया कि ये वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है। तो वो चाहें तो इसके ऊपर एक बिल्कुल अमल दरामद करके और 2-4 महीने के अंदर अंदर फुल जो 4G सर्विस है वो मुहैया कर सकते हैं। लेकिन शायद को ये उनके मफादात में बेहतर न हो या इसके अंदर कोई और भी कुछ बात हो जो हम कह नहीं सकते हैं। तो क्योंकि अगर वो चाहें तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 4G सर्विस से लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन शायद उनमें इसकी कोई वो उनको प्रॉब्लम आ रहे हो, कोई मसाइल पैदा हो रहे हो या उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हूँ, इसमें भी इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर आज भी आवाज़ उठा रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है हमारे इतलात जो मुश्ताक मनाज साहब, उन्होंने चंद रोज का इस पर आवाज़ भी उठाई, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया जाए। तो मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा और तमाम जो मुतलका अदारे हैं, इस वक्त जो वक्त की जरूरत भी है और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि मौजूदा इस वक्त तुलबा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पे नॉर्मल फोन पे बात नहीं हो सकती, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस का होना नामुमकिन है। तो इसके ऊपर मैं भी उनसे यही दरख्वास्त करूंगा और मेरी भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और जितना जल्द हो सके इंशाल्लाह मैं भी अपनी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम राजा फारूक कादर साहब और तमाम जो हमारे क़यादत है उनसे भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा और इसके ऊपर हम मजीद जो हमारी तरफ से हो सका हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे।
अच्छा, आपसे एक और सवाल है कि ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जो 14वीं तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त एक मुहिम शुरू की हुई है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है मोहतरम राजा सरफराज रावी साहब। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो 14वीं तरमीम का मामला चल रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कायदे कश्मीर राजा फारूक कादर साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मर्द मुजाहिद की तरह जो है वो इस साजिश के खिलाफ डट गए, जो कश्मीरियों को तकसीम करने की एक साजिश है। जैसे एक हिस्सा हिंदुस्तान ने अपने नाम कर लिया, पाकिस्तान इसको 14वीं तरमीम की जो कश्मीर काउंसिल की एक जो हम पे मुसल्लत थी पिछले बहुत अरसे से, जो जिसमें राजा फारूक आज़म साहब ने 13वीं तरमीम के उसको खत्म किया, उसका हकूक जो कश्मीर अवाम दिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को राजा फारूक आदर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये जो कश्मीरियों के हकूक को जो है पामाल किया जा रहा है, रोंदा जा रहा है, और जो जो इसको वापस पाकिस्तान के इख्तियार में दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ खड़ा होकर राजा फारूक आदर साहब के दस्ते बाजू बन के, तो मैं ये समझता हूँ कि सबको उनकी बगैर किसी पार्टी के एज आ कश्मीरी हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और राजा फारूक आदर साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह राजा फारूक आदर साहब जो है वो इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि फतह और जीत हमेशा हक और सच की होती है, और राजा फारूक आदर साहब हक पे डटे हुए हैं। और हम ऐड अच्छा करते हैं कि मुस्लिम लीग अच्छा के कामरान कारकुन साहब, होने मैं के आपकी नाते हम राजा तरफ फारूक आदर साहब के शीशा पिलाई और दीवार की तरह खड़े हैं। अच्छा कामरान साहब, मैं जी। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं इकराम साहब से यही 14वीं तरमीम के हवाले से पूछना चाहूंगा कि जो इस वक्त वजीर आजम आज़ाद कश्मीर एक महाज पर डटे हुए हैं, और क्या वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर साहब अपनी इस महाज पर कामयाब हो जाएंगे आपके ख्याल में? क्योंकि आप भी एक कश्मीरी और एक मुफक्कर की हैसियत से आपसे ये, चूंकि आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा होती है। शुक्रिया सरफराज। देखें, बात चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी भी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप उनसे डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बाद ऐसी कॉमन काजेज हैं जो आपको एज ए होल स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हों, या फिर ये राजा फारूक हैदर साहब की, जो कॉमन का जो बेसिकली कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें हैं, तो उसकी तो हर कश्मीरी को सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि माजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो मतलब बात सिर्फ इंडिविजुअल्स को खुश करने के लिए की गई थी। तो जो भी चीज, चूंकि मेरा मानना ये है कि जब तक चीजें आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो सकती। ये तो एक साइंटिफिक मेथड है कि चीजों को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा तो सॉल्व हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर जो भी इक़्तिदाम, ये जो 14 अमेंडमेंट में ना सिर्फ ये बल्कि बाकी भी जो चीजें ऐसी हैं जो आपकी कम्युनिटी को जो मुश्किलात हैं वो उनके सॉल्यूशंस के लिए मददगार होंगी, मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी को सपोर्ट करनी चाहिए। और फारूक अदर से साहब से हमारी बड़ी उम्मीद है कि वो, चूंकि बेसिकली क्या है कि पास्ट में भी उन्होंने कुछ इश्यूज पे स्टैंड लिया है, जैसे जब मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जब हुई थी, तो उन्होंने सेनेट में बड़ी एक अच्छी रिप्रेजेंट किया था इन चीजों को, कि जो असल इश्यूज है उनको हाईलाइट किया था। तो मैं कहता हूं कि जो भी कश्मीरी है, इनफैक्ट कि वो किसी भी पॉलिटिकल फिगर्स पार्टी से को बिलोंग करता है, जब जिससे कश्मीरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचे, तो मेरी जो सपोर्ट होगी उसके लिए होगी, क्योंकि उससे ये होगा कि मुमकिन है मैं उनकी जो पॉलिटिकल जो नजरियात है उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल से ऊपर की बात है, चूंकि पूरी एज ये चूंकि मुश्तरका मुफादात की बात है, तो ऐसी है कोशिश जो कश्मीरियों को रिप्रेजेंटिंग के हवाले से, उनके बुनियादी मसाइल के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी की जो रियलिटी उसके हवाले से, या कश्मीर में शेड्यूल बैंक के हवाले से, ऐसी जो भी चीजें हैं, जो भी इनकी बात करेगा हम उनकी उसकी सपोर्ट करेंगे। उससे चूंकि बेसिकली क्या होगा कि कम्युनिटी को फायदा होगा, और जब कम्युनिटी को फायदा होगा तो ओवरऑल वो देखें, अगर कश्मीरी कम्युनिटी खुशहाल होगी तो वो इनडायरेक्टली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए भी मतलब फैसिलिटेशंस का किरदार अदा कर सकती है। तो इस वजह से चूंकि मेरा सियासी नजरिया इस तरह का है कि हम समझते हैं कि कश्मीर को अगर अलग रीजन करके उसको एम्पावरमेंट किया जाए तो उससे मसाइल ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं।
तो ऐसी जो भी कोशिश होगी, मैं समझता हूँ कि फारूक अदर साहब ने जो स्टैंड किया, तो बाकी सबको भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए इस हवाले से कि चूंकि चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से, जो कि साइंटिफिक मेथड है, डिसेंट्रलाइज करने से चीजें सोल्यूशन की तरफ जाएंगी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखें उसका पार्ट है। मुश्ताक साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की, लेकिन मैं उनसे एक उसको मॉडिफाइड कर लूं कि खाली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से या उनकी जो वहां पे जो चेंज आती है उसको आप, ठीक है उनकी भी कुछ परसेंटेज है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि एंड यूजर तो हम लोग हैं। जब तक एंड यूजर में अवेयरनेस नहीं होगी, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी आप देख लें कि उसकी जो पिछला बजट पेश किया उससे पिछला बजट एजुकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी मतलब उन्होंने इंक्रीजमेंट कितनी की, ये भी बड़ा एक इश्यू था। और ऑन द टॉप ये हो गया कि एजुकेशन जो करिकुलम था उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को शामिल करना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, ये आजाद कश्मीर की जो लोकल सतह की जो लोकल गवर्नमेंट है, सॉरी जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, जो आजाद कश्मीर का वजीर तालीम है, आजाद कश्मीर का जो सेक्रेटरी तालीम है, आजाद कश्मीर में डीओ लगे हुए हैं, जो बाकी चीजें, इन लोगों को चाहिए कि वो ट्रेन करें लोगों को, असातिज़ा को ट्रेन करें, स्टूडेंट तक वो पहुंचे। कितनी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कितने टीचर्स की या कॉलेजेस से मैसेजेस गए? नहीं गए, क्योंकि देखें आजाद कश्मीर में कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वुमेन यूनिवर्सिटी है, लेकिन ओवरऑल चूंकि जो आउटकम है वो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि ये कोविड एक सिचुएशन ऐसी आ गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाज़ औक़ात चूंकि आप हादसात से इवेल्युएशन प्रोसेस की वजह से आप चीजें सीखते हैं। जलजला आया उसके बाद मोबाइल कंपनीज ओपन हो गई, ये कोविड आया उसके बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एज ए कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड आएगा। अगर हम ये बैठ जाएं मतलब कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट करके देगी या फिर सिर्फ इकराम साहब इसी मौके इकराम साहब इसी मौके की मुनासबत से, चूंकि आप एक इंटरनेशनल तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक भी है, तो इस हवाले से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बिलखुसूस 5 से 6 माह गुजर गए हैं, आज़ाद कश्मीर का कोई भी इदारा, ना प्राइवेट इदारा ना गवर्नमेंट का इदारा अभी तक खुल सका है, और ना ही उनका कोई ऑनलाइन का क्लासेस का सिस्टम चल रहा है, ना ही उनकी कोई बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा रही है। तो इसका जो 5 से 6 माह का जो तालीमी नुकसान है, इसका इजाला कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें सरफराज, ये तो आप इसमें पाकिस्तानी या दूसरे लोगों की नहीं, इसमें तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारा एजुकेशन का जो है डिपार्टमेंट, आजाद कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो कॉलेज की सतह पे हो, यूनिवर्सिटीज की सतह पे हो, स्कूलों की सतह पे होना तो इस तरह का चाहिए था कि जो देखें ये 6 महीने का लॉस ये अनरिपेयरेबल है, ये तो आप कभी भी इसको वापस नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप इसको नहीं कर सकते, ये जो नुकसान हो गया है इसका वो रिपेयरेबल नहीं कर सकते, वो इजाला नहीं कर सकते, सॉरी। तो वो उसकी बेसिक रीजंस क्या थी? एक तो स्टूडेंट को चूंकि अवेयरनेस ही नहीं है, चूंकि पढ़ाया ही नहीं है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, चूंकि हमारे स्कूल से भी डिस्टेंस लर्निंग है और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे जितने भी जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो डिस्टेंस लर्निंग पहले से थी। पाकिस्तान में 2-3 यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर की है, वो डिस्टेंस लर्निंग अपने स्टूडेंट को एजुकेट करती है, लेकिन आजाद कश्मीर में चूंकि ये चीज इसके बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं गया। और ऑन दी टॉप क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन आ गई उस पे आज तक कोई प्लानिंग, कोई उसकी स्ट्रेटेजी, कोई पॉलिसी मरतब ही नहीं की। आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूलों के दरमियान गैप इतना ज्यादा है कि आप प्राइवेट स्कूलों वाले कुछ कह रहे हैं, सरकारी स्कूलों वाले कुछ कह रहे हैं, तो एक सेटअप करना चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर ये प्रोग्राम सुनते हैं या फिर इसके कोई फीडबैक जाता है, ये स्पेशली ये जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुश्ताक नवाज साहब, क्योंकि वो लिंक्ड हैं, वो मतलब एक चीज को समझते हैं, वो मल्टीमीडिया पे, मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया से भी वाबस्ता रहे हैं, दुनिया में बाकी जगहों पे आते जाते रहे हैं। दूसरे 1-2 और मिनिस्टर हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से बड़े वो अच्छे हैं। अपोजिशंस, तमाम अपोजिशंस और हुकूमत को मिलकर ये मैं कहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर एक पॉलिसी ड्रा करनी चाहिए
कि ये हम फैसिलिटेट करेंगे अपने स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट तो सबके हैं लेकिन उस पे कोई तवज्जो नहीं है। हमारी सारी तवज्जो लॉकडाउन उठाने और लॉकडाउन लगाने पे और किस पे ये जो चीजें हैं फैसिलिटेट करने के लिए गुजर गई और एक दूसरे पे क्रिटिज्म करने पे गुजर गया। किसी बंदे ने भी, आप अंदाजा लगाएं कि 6 महीने गुजर गए हैं, पूरी दुनिया में नई नई पॉलिसी आती हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों में एडेक वालों ने एक पॉलिसी जारी की है, अबू धाबी को जो रिप्रेजेंट करता है, दुबई KHDA वालों ने एक पॉलिसी जारी की है, शारजा वालों ने एक पॉलिसी जारी की है कि जो रीओपनिंग होगा, स्कूल्स रीओपनिंग होंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा और उसकी प्रोसीजर्स क्या होगा। रोड मैप बनाया उसका, बिल्कुल पूरा रोड मैप 58 पेजेस की एक पॉलिसी जारी की है एडेक ने, यूएई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कुछ 30 पेज पे दुबई गवर्नमेंट ने किया और फिर शारजा गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी जारी की है और हमें बाउंड किया गया है। मैंने खुद जाना था पाकिस्तान, लेकिन मेरी छुट्टी कैंसिल इस वजह से हो गई कि हमने वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इसी तरह से आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी ड्रा करनी चाहिए कि जब अभी सितंबर में स्कूल रीओपन हो जाएंगे, फुल रीओपन का क्या मॉडल होगा, हाफ रीओपन का क्या मॉडल होगा, डिस्टेंस लर्निंग का क्या मॉडल होगा। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम एजुकेटर से आजाद कश्मीर में कि वो इस पे आवाज उठाएं कि एक सेंट्रल पॉलिसी ड्रा की जाए जो ओवरसी, जो मतलब हो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी और सरकारी स्कूलों में भी, क्योंकि दोनों जगहों पे कश्मीरी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं वो सफर होंगे कि आने वाले दौर में सितंबर में ये नहीं होगा जब सितंबर में स्कूल खुल जाए तो हमारे पास कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर ही नहीं होगा। तो वहां पे ज़ाहिर हर बंदा चूंकि उसके अपने लेवल की और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे डिपेंड करेगा वो स्कूल को कैसे रन करे, क्योंकि अभी तक तो कोई सेंट्रल पॉलिसी आई नहीं, कोई ऐसा सेंट्रल डॉक्यूमेंट आया नहीं कि देखें हम जब रीओपन करेंगे स्कूल तो उसमें ये होगा, ये स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है आजाद कश्मीर के तमाम स्कूल। उसमें ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि बस जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल होगा कि इसको सोशल डिस्टेंस के एतबार से उसकी क्लासेस वगैरह का आगाज किया जाए। तो इस हवाले से आप हुकूमत आजाद कश्मीर को क्या बेहतर पैगाम देना चाहते हैं यहाँ एक डेवलप कंट्री में बैठ के, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे तालीमी इदारे में मौजूद होने के नाते से। मैं कहता हूं कि अगर आजाद कश्मीर को यहाँ अडॉप्ट करनी चाहिए जो पॉलिसीज हैं। देखें इस वक्त चाइना में रीओपनिंग हो गई है, यूएई में रीओपनिंग हो रहा है, सिंगापुर में रीओपनिंग हो रहा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे यूके में रीओपनिंग के आगे। तो अडॉप्ट करे, अगर पॉलिसीज को रीड आउट करे, हम यहाँ से उनको पॉलिसीज और जो हैंडआउट्स हैं भेजने के लिए तैयार है, मैं भेजने के लिए तैयार हूँ उनको। अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन, यहाँ से उनको ट्रेनिंग के लिए मैं बिल्कुल वॉलंटियरली एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ कि किस मॉडल, यानी कि 2-3 मॉडल्स होंगे आने वाले दौर के लिए। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक पॉलिसी मुरतब करें और उस पॉलिसीज के साथ साथ एक मुकम्मल प्रोसीजर्स जिसको तमाम प्राइवेट स्कूल्स और तमाम सरकारी स्कूल फॉलो करें, मस्ट फॉलो करें, क्योंकि ये सारे ये आप कम्युनिटी के तमाम बच्चों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी के स्टूडेंट की लाइफ, स्टूडेंट से फैमिली, पेरेंट्स की लाइफ और ओवरऑल पूरी कम्युनिटी की सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी के लिए जरूरी है कि एक सेंट्रल पॉलिसी ड्रा करे आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट, जिसमें तमाम चीजों को कवर अप किया जाए। सोशल डिस्टेंस है, टेम्परेचर चेक है, सिम्टम्स चेक्स हैं, उनकी बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो है, एक्टिविटीज कैसी होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज कैसी होंगी। अच्छा इकराम साहब इस हवाले से एक और सवाल करना चाहूंगा, चूंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव, तो आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे कश्मीर के बेसिकली सारे स्कूलों के बच्चे अभी तक घरों में ही है, मतलब कोई भी स्कूल में अभी तक नहीं गया है, तो बच्चों के हवाले से वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको घरों में किस किस्म का और कैसा माहौल फराहम किया जाए ताकि उनका जो तालीमी कैरियर है वो रफ्ता रफ्ता उसको थोड़ी बढ़ोतरी मिले। इस हवाले से देखें, सबसे जो बुनियादी जरूरत है वालिदैन की कि वो उनकी मेंटल जो उनकी एजुकेशन है उस पे फोकस करें। उनको देखें, चूंकि जब इतना ज्यादा फ्री वक्त है आजाद कश्मीर में, या तो बच्चे वीडियो गेम्स पे और या फिर
सोशल जो मीडिया है इस पे वो अपना टाइम जाया ना करें। जितना हो सके कि वो उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो सकती है कि अगर वो घरों में उनकी फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकें तो वो मतलब बहन भाई अगर बैठ के कुछ ऐसी गेम खेल सकते हैं जैसे जिससे उनको जैसे बैडमिंटन घर में खेल सकते हैं और इस तरह के इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे उनको फोकस करें, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ना कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पोर्ट्स है। मेरी उन तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पोर्ट्स से दूर रखें, क्योंकि उनका जब ये स्कूल वापस खुल जाएंगे तो उनके जो माइंड है वो स्ट्रेसफुल होंगे और साथ में ये होगा कि वो फिर एक दफा आप टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होंगी। ये बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आजाद कश्मीर के आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरे आजाद कश्मीर पाकिस्तान के जितने पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पोर्ट्स से दूर रखें। फिजिकल स्पोर्ट्स फुटबॉल लेके दे दें घर में, उसको बच्चा किके मारता रहे, बच्ची को कुछ ऐसी चीजों में लगा लें जो वो उसको इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट हो सकती है, टेक्सटाइल इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसके बाद खाना पकाने में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये जो बाकी जो रोजमर्रा जिंदगी के जो बेसिक सेगमेंट हैं जो घर से सीखने के, उसमें तवज्जो दे। अच्छा इकराम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया है, तो मैं सरदार शोएब साहब से आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आप बिलखुसूस सऊदीया के हवाले से, जो सऊदीया में हमारी कश्मीर कम्युनिटी है जो कोरोना की वजह से शदीद मुतासर हुई थी, तो उस हवाले से आप थोड़ी रोशनी डालें कि जो हमारी वहाँ पे कश्मीर कम्युनिटी जो मुश्किलात का शिकार थी, जिन्हें टिकट वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उस पर कोई थोड़ी रोशनी डालेंगे अगर आपके पास कोई मालूमात है तो, क्योंकि हमारे नाजरीन सवाल कर रहे हैं कि इस हवाले से उनसे थोड़ा पूछा जाए। बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, मैं आपके सवाल पे आने से पहले 14वीं तरमीम के हवाले से आपने बात की, मैं एक चीज़ बड़े जोर अंदाज से ये मैं आपके प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ कि कश्मीरी कौम जो है अपनी शनाख्त के ऊपर, अपने तशख़्ख़ुस के ऊपर, अपने हक़ हुक्मरानी के ऊपर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और जो भी कोई ताकत अगर उसके अंदर आके इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो कश्मीरी बिला तखसीस अपनी सियासी जो भी उनकी वाबस्तगियाँ हैं बिलकौम इस रास्ते की दीवार बन के खड़ी होगी, और हम किसी सूरत भी अपने हक़ हुक्मरानी पे किसी किस्म की भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल बाजू और उनके साथ खड़े होंगे, बाजू बन के खड़े होंगे, और इस तरह की किसी भी किस्म के वार को हम जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नाकाम करेंगे। यह हमारे तशख़्ख़ुस का सवाल है, हम किसी की हाथ की छड़ी या हाथ की घड़ी बनने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक तशख़्ख़ुस है, उसकी एक आइनी रोल है, उसकी एक आइनी हदूद है, उसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत या उसके अंदर फैब्रिकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका एक दूसरा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की थी इन्होंने कि जो ये हम यहाँ बात कर रहे थे 4G के हवाले से, और इकराम साहब ने शायद यहाँ पे जिक्र किया है। मैं यहाँ पे एक बात फिर शायद मैं आप अपनी बात नहीं समझा पाया या मैं कन्वे नहीं कर पाया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए इसके दो इसके सेक्टर हैं। एक आपका सर्विसेज है, सर्विसेज में हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। सर्विसेज जो है वो वफाक का एक डोमेन है, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज उन्होंने देनी है। हाँ, उससे आगे की जो ये बात कर रहे हैं कि जी IT के हवाले से जो एजुकेशन पॉलिसी है, डेफिनेटली हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, जिस तरह इकराम साहब ने कहा, इनकी बिल्कुल एक बड़ी इन्होंने एक अच्छी बात किया और इस पे यकीनन गौर खोज होना चाहिए। और मैं एक बात यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे लिए आज़ाद कश्मीर जो ये जो हालात चल रहे हैं ये एक नॉर्मल हालात नहीं है। इस बात का इदराक करें, मैं सऊदी अरब के अंदर बैठा हूँ, या ये इनके बहुत वसाइल हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मसले मसाइल हैं। इतनी वसाइल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बड़े लिमिटेड से मसाइल थे, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जितना खूबसूरत काम उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हुकूमत पाकिस्तान और बाकी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर, एक अगर आप मवाजना ड्रॉ करें
तो आपको ये महसूस होगा, ये आपके और हमारी फख्र की बात है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है और लोगों को सर्व किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। राजा फारूक हैदर साहब की जितनी भी टीम है वो खराज तहसीन की लायक है और उनको इसमें मजीद इसमें काम करने की ज़रूरत है। आपका सवाल था कि यहाँ पे जो सऊदी अरब के अंदर जो हमारी कश्मीर कम्युनिटी है उनके डेफिनेटली जी बहुत मसाइल थे। इसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जितना खूबसूरत काम यहाँ पे सफारत पाकिस्तान ने किया है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया, फैसिलिटेट किया। और उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन का जो जिस तरह हमारे यहाँ पे आपके पास बैठे हुए हैं कामरान मुश्ताक साहब, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नॉमिनेटेड हैं, जो वहाँ पे सारा ब्रिजिंग कर रहे हैं बिटवीन कम्युनिटी, कश्मीर कम्युनिटी और सफारत खाना है वहाँ पे ओमान के दरमियान। ऐसे ही यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे लीडरशिप थी, हाजी एहसान दानी साहब हमारे यहाँ पे सदर थे मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चैप्टर के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया है। उसके साथ यहाँ पे जो फोकल पर्सन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार इकबाल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और उसके बाद हमारी, मैं अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज जो चैप्टर है, यहाँ पे उन्होंने जो लोगों के मसाइल थे, बिलखुसूस यहाँ पे 3-4 जो बड़े बुनियादी से मसाइल थे जिसमें लोग जॉबलेस हो गए थे, बिजनेस जिनके छोटे बिजनेसेस थे रेस्टोरेंट के या ट्रांसपोर्ट के, वो बड़े बुरी तरह इफेक्ट हुए। उसके बाद लोगों के मसाइल थे, डेड बॉडीज के इश्यूज थे, हॉस्पिटल्स लोग जो है उनको फैसिलिटीज उस तरह बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लोगों के पास, जो लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके पास फूड के, खाने के, उनके मतलब जो मजदूर लोग थे उनके पास राशन की अवेलेबिलिटी के इश्यूज आ रहे थे। तो इन सारे मसाइल को उजागर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे इन पिछले आप समझ लें कि 3-4 माह के अंदर कम्युनिटी प्रोग्राम किए हैं, इसके अंदर जूम कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसके अंदर सफारत पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स की हैं और इस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर एक अहलियान रियाज के नाम से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसकी बुनियाद रखी थी, जिसके अंदर 7 पार्टीज हैं और उन सारी पार्टीज को साथ लेके अंदर इस तरह के इंतजामात किए हैं कि हम लोगों को सर्व कर सकें। यहाँ पे यकीनन फुकदान रहा है जो बावजूद इसके कि सफारत खाना पाकिस्तान ने और यहाँ पे जो सफीर पाकिस्तान है और उनके जो वेलफेयर विंग के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, महमूद लतीफ़ साहब, अगर मैं उनका नाम ना लूं ज्यादती होगी, शकूर शेख साहब हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। राजा अली इजाज साहब जो सफीर पाकिस्तान है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया और अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के लिए बड़ा भरपूर, जब भी हम उनके पास गए अपने मसाइल लेके गए, उन्होंने हमारी मावनत किया और उसमें हमें उन्होंने जितना भी उनके लिए मुमकिन था उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उन्होंने उसमें हमें मदद दी है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है कि सफारत पाकिस्तान के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का काम था कि उनको वो रिसोर्सेज मुहैया करते, लेकिन यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की वो तवज्जो नहीं थी जो एक ओवरसीज में बैठे पाकिस्तानी या ओवरसीज में बैठे जो कश्मीरी हैं उनके लिए जो एक तवज्जो होनी चाहिए थी, वो फुकदान हमें यकीनन नजर आया है। लेकिन यहाँ अच्छा शोएब साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कौंसल खाने और कश्मीरी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा मुतर्रक भी है, तो क्या आपने कोई सर्वे या कोई अंदाजा लगाया है कि बिलखुसूस सऊदी अरब में कितने कश्मीरी कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जिनकी शहादत हुई है, तो उनका कुछ अंदाजा है? क्योंकि यहाँ पे जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हमने एक अंदाजा लगाया, सर्वे किया, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तकरीबन 14 कश्मीरी जो है तो वो कोरोना की वजह से यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, तो उनकी तदफीन भी यहीं पे हुई है। तो इस हवाले से आप बताना चाहेंगे कि अगर सऊदीया में हमारे कितने कश्मीरी इसका शिकार हुए हैं और उनकी डेड बॉडीज आज़ाद कश्मीर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि उस टाइम तो हालात ही इस तरह थे कि ना फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा था ना कोई और फैसिलिटी थी। जी शोएब साहब। थैंक यू। यहाँ पे जो मैं माजरत के साथ में एग्जैक्ट फिगर शायद आपको मैं इस टाइम ना दे पाऊंगा, लेकिन इट्स कपल ऑफ डजन पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो इस कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उसमें मैं हमारे एक डॉक्टर साहब थे जो जफराबाद से जिनका ताल्लुक था, मक्का के अंदर जो सर्व कर रहे थे,
वो उन्होंने भी जाम शहादत उन्होंने इस कवर्ड में पाया उन्होंने। और अनफॉर्चुनेटली वो डेड बॉडीज इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो एडवाइजरी है उसमें यह है कि उनके प्रोटोकॉल में यह है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको आप ट्रैवल नहीं करवा सकते, और अगर करवाना है तो उसके लिए हम मेरे एक फैमिली के आप जावेद साहब थे, सरदार जावेद साहब जद्दा के अंदर पिछले कोई 2 हफ्ते पहले उनकी 2 या 3 हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई है। तो उनके लिए मैंने भरपूर कोशिश की थी और कि उनको हम ट्रांसपोर्ट करा सकें, उनकी बॉडी को, उनकी फैमिली की विश थी। लेकिन क्योंकि उनकी आखिर में हमें ये पता चला कि उनकी उसके लिए हमने यहाँ मिनिस्ट्री से अप्रूवल प्रोसेस में भी हम चले गए थे, लेकिन उनकी फैमिली की उनकी अपनी जो उनकी वसीयत थी कि अगर हो जाती है तो मुझे यहीं पे तदफीन करें। तो कपल ऑफ डजन सर, एग्जैक्टली फिगर्स मैं आपको 100% तो शायद मेरे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं अराउंड आपको ये बता सकता हूँ कि कपल ऑफ डजन पीपल हमारे कश्मीर के जो इस दुनिया से चले गए, हमें छोड़ के चले गए। और उसमें आपके खास तौर पे हमारे डॉक्टर्स और कुछ पैरामेडिक के भी हमारे कुछ साथी दोस्त हैं जो हमें चले गए, और उन्होंने यकीनन यहाँ पे अपने इस मुश्किल वक्त के अंदर अपनी जो एक प्रोफेशनल उनकी जो एक जॉब थी या जो जिम्मेदारियां थी उनको अदा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोज थे और इस तरह के लोग इसमें हमसे वो चले गए। तो मैं आपको माजरत के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज का मैं जिक्र इसलिए मैं बार बार करना चाहता हूँ कि ये चीज बीइंग ए कश्मीरी, क्योंकि हम सारे हमारा खित्ता कश्मीर से हम खित्ता कश्मीर के सपूत हैं, हमारे लिए एजाज और ऑनर की बात है कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपनी कश्मीर कम्युनिटी को, अपनी आवाम को इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने जो भी मुमकिना तौर पे जो वो कर सकते थे उन्होंने किए, अपने फोकल पर्सन या नॉमिनेट किए यूए के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर और बाकी जगहों के अंदर, और फिर उसके कम्युनिटी के उन्होंने हमें एडवाइजरी दी कि आप रिसोर्सेज की जहाँ पे कमी आती है वो कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन के साथ आप उन मसाइल को जो भी पॉसिबली है उनको हल करें। तो मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ सफारत खाना पाकिस्तान को और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और हमारे जितने भी यहाँ पे साथी दोस्त और बाकी यहाँ पे जो कम्युनिटी थी, रियाज की कम्युनिटी, सऊदी अरब की कम्युनिटी ने बड़ा काम किया, और कश्मीर की जहाँ पे जो लीडरशिप है, जितने भी मुख्तलिफ जमातों के अजी एहसान दानी सबका अगर मैं नाम लो तो ज्यादा होगी, बहुत काम किया है लोगों को ट्रांसपोर्ट कराने में, इश्यूज। अच्छा शोएब साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, तो मुख्तसर आप हमारे नाजरीन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन जी एक चीज को हमें जहन नशीन करना पड़ेगा कि हम इस मसले को मसला समझें। खुदारा इसमें से कोई और थ्योरियां ना ढूंढें कि यार ये कोई इस तरह की किसी ने वो की है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां ना इसमें से निकालें। ये एक मसला है, इस मसले को मसला समझे और इसकी संजीदगी और इसकी सेंसिटिविटी को आप प्लीज, मतलब जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मेरी दरख्वास्त होगी कि इसकी सेंसिटिविटी को समझें, और इसके लिए जहां जहां आप बैठे हुए हैं, जहां जहां पे भी हमारी आवाज जा रही है, और मेरी उनके लिए यही एडवाइस है, या ये मेरी दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको जो हदायत दी गई हैं, आपकी हुकूमत आपको दे रही है या वहाँ की इंतजामिया आपको दे रही है, जिला इंतजामिया दे रही है, आप उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें, जितने भी आपको SOPs हैं उनका ख्याल करें, प्रॉपर जो है आप कोशिश करें कि आप मास्क का खास तौर पे इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, जो भी ये बुनियादी चीजें इनको फॉलो करें, और अपनी खास तौर पे अपनी इम्यून सिस्टम को, क्योंकि इस टाइम तक इसकी जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, तो इसके लिए यही है कि हम जितना भी अपने हाइजीन अपने आप को रख सकें, इम्यून सिस्टम को जितना हम उसको हम बेहतर रख सकें, तो मेरा ख्याल है कि हम इस मसले से इसका हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। SOPs का ख्याल रखें और जो एडवाइजरी जो हुकूमतें आपको दे रही हैं उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया सरदार शोएब साहब। मैं कामरान मुश्ताक साहब की तरफ आना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से आपको हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक नई जिम्मेदारी दी है, कोऑर्डिनेटर बाय वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मस्कत। तो आपने कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो है तो इस वक्त तक अपने कश्मीर कम्युनिटी की किस हवाले से आपने उनकी मुश्किलात का कोई हल निकाला है, या फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर या आला हुकाम से आपने कोई बात की है? उस हवाले से आपके पास 2 मिनट है, तो आप अपनी बात रखें।
जी मोहतरम सरफराज तराबी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी है जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुझ पर डाली है। तो अगर मैं इस वक्त, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं मीडिया से भी काफ़ी दिनों से दूर हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मुझ पर जिम्मेदारी है मैं इस पे पूरा उतरने की कोशिश करूँ। तो बिल्कुल इस हवाले से मेरी पाकिस्तान ओमान में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं मोहतरम एहसन वागन साहब, उनसे और उनकी टीम से मेरी मुलाकात भी हुई। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसका, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया भी अदा किया कि ये, क्योंकि ये किसी भी जो कम्युनिटी है उसकी ज़रूरत होती है कि उसके लिए फोकल फोकल पर्सन, चूँकि हर एक आदमी की एम्बेसी तक रसाई नहीं है, बहुत से लोग मसले मसाइल मुश्किलात में हैं। तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके बिला तफरीक जो है कश्मीरी पाकिस्तानी, उन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी की खिदमत की। जो हम वतन है यहाँ पे पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, उन्होंने बड़ा अच्छा उनका इफेक्ट था। जो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट चल रही हैं, जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं, आप किधर से भी उसका टिकट ले सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी सफ़ीरों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा जी, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल यकीन दिलाया कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो मुश्किलात हैं, अगर आपकी जो कम्युनिटी है, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, दिन रात आपके लिए हाजिर हैं। और आप हमें बिल्कुल एक फ़ोन करें और इंशाल्लाह हम आपके वहाँ अच्छा बिल्कुल भरपूर ताउन करेंगे। कामरान साहब, तो वहाँ पे जो आप हमारे हमारे कुछ लोग नाजरीन को आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया, 2-3 मिनट है, मैं इकराम साहब से इख्तिताम करूंगा। तो आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोविड-19 के बायस जो जी तबाही वगैरह सरफराज हो तराबी रही है, साहब, इसके मेरा हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से अपनी मुख्तसर बात रखिएगा। सरफराज तराबी साहब, एहतियाती तदाबीर तो 4 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। हर जगह में, हर घर में आपको सब लोगों को इस चीज़ की, क्योंकि अभी अभी वो पुराना दौर तो है नहीं, अभी हर हर घर की मीडिया तक वाबस्ता है। अब हम 4 महीने से सुन रहे हैं। लेकिन मेरी तमाम देखने और सुनने वालों को यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो सब्र का दामन न छोड़ें। इंशाल्लाह वक्त फिर लौट आएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी। सब्र का दामन पकड़ें और अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत से जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द छुटकारा दिलाएगा। और जो एहतियाती तदबीर हैं जो हुकूमत वक्त जो आपको बता रही है, जो डॉक्टर हजरात और मेडिकल से वाबस्ता लोग बता रहे हैं, उस पर अमल करें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी। और इस कोरोना वायरस को मजाक ना समझें, इसको सीरियस लें, और इसके एहतियाती तदबीर पर लाजमी अमल करना, और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाएं। अच्छा, मैं इकराम साहब की तरफ आता हूँ, आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। तो इकराम साहब, ये हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा, जो हुकूमती जो SOPs बनाई जाती हैं किसी भी हवाले से, किसी भी डिजास्टर के हवाले से, या कोरोना वबा है या कोई और डिजास्टर है, तो इस पर किस हद तक अमल करना चाहिए? चूंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के कवानीन के आप बखूबी अंदाजा है कि यहाँ पे लोग किस तरह, यानी जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून है उनको किस तरह यानी सख्ती से फॉलो करते हैं। जी इकराम भाई। जी देखें, गवर्नमेंट जो भी SOP गवर्नमेंट बनाती है, या आपका जो रिलेटिव डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ, वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए बना रहा है। तो मेरी तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट ये है कि वो जो SOPs बनाई हैं वो उनको फॉलो अप करें। ये इसका फायदा कम्युनिटी को होगा, आपको होगा, आपकी फैमिली को होगा, और आपके इर्द गिर्द जो मोहल्ला है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, और फिर स्टेट होगा। इसका कोई दूसरा, या आप बाज़ औक़ात चूंकि हम लोग प्रोपोगंडा वेव्स चलती हैं उस पे ना जाएं, बल्कि जो सेहत ने, जो महकमा सेहत वालों ने इंटरनेशनली, WHO पाकिस्तानी वालों गवर्नमेंट ने और WHO वालों ने पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, उस पे आप फॉलो करें। ये आपकी अपनी सेहत और अपनी फैमिली की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। तमाम तर लोग इस चीज को बहुत ही, जैसे कामरान साहब ने भी कहा और शोएब साहब ने भी कहा है, कि इसको आप सीरियस लें। ये एक इश्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका वाइड सोल्यूशन क्या है कि आप उस हिफाजती तदाबीर पे अमल करें, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बाहर रखें, पेशेंस, सब्र, जैसे कामरान साहब ने कहा कि सब्र का दामन ना छोड़ें, और हिफाजती तदाबीर ही आपको महफूज रख सकती हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने तक कोई वैक्सीन और मेडिकेशन है आ जाएगी। उस वक्त तक अब बहुत सारा टाइम गुजर गया, 4 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने हो रहे हैं, और एक छोटी सी गलती आपकी फैमिली और आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप SOPs को जरूर फॉलो करें। अच्छा नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। टोटल हमारे पास 30 सेकंड है, तो मैं
जल्दी जल्दी अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर लूँ। शारजा से हमारे साथ मौजूद थे इकराम साहब, और सऊदी अरब से सरदार शोएब साहब जो जिनका ताल्लुक PMLN आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब से है, और इसी तरह हमारे तीसरे मेहमान जो कामरान मुश्ताक चुगताई साहब जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कोऑर्डिनेटर हैं ओमान से। तो मैं सब दोस्तों का, सब मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को देखने के लिए मौका फराहम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी तरह किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तो मैं अपने तमाम जो हमारे गेस्ट हैं इनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपने नाजरीन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया है या इसमें कोई कमी कोताहियां हैं तो उसके लिए अपनी तजावीज़, बाजरिया कमेंट्स आप हमें बता सकते हैं। हम उसमें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं या हम किस हवाले से, किस मौजू पर हम ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करें जो हमारी कश्मीर कम्युनिटी के लिए बिलखुसूस जो बेहतर साबित हो। तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी राय साहब।